जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नए करंट इवेंट्स टॉपिक्स के बारे में ठीक है जानने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में है ना केन बेटवा इंटर कह सकते हैं ना कि इंटर लिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट था इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो एक अवधारणा है, एक जो कॉन्सेप्ट है कि एक रिवर को दूसरे रिवर से इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक का जो कह सकते हैं कि एक धारा होती है वो अपने फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो जाती है, उसका एक अपना प्रवाह होता है जो कि अविरल बहती रहती है। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं ठीक है उसकी प्राकृतिक एक प्रवाह है कि वो उस तरफ जो है जाती है। अब है कि कई एक ऐसे रिवर्स हैं जो कि मतलब भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि जो कि मॉनसून रीजन में ठीक है जब कह सकते हैं कि मॉनसून आता है तो वो उससे जो है ना बहुत डिवास्टेटिंग और हैवॉक फ्लड जो है मतलब बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इज दैट क्लियर? और कई एक ऐसे रिवर्स हैं जहां की वाटर डिफिसिट है, कुछ समय के लिए ही पानी रहता है बट उसमें थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता। इज दैट क्लियर? तो जितने भी हिमालयन रिवर है ठीक है, जो भी नदियां हिमालय से निकलती है वहां जो है वो अविरल बहती है, मतलब वहां सदैव पानी रहता है क्योंकि हिमालय का बर्फ जो है वो गर्मी के दिनों में भी पिघलकर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पूर्ति उसकी होती रहती है। लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना तो वहाँ जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से मॉनसूनल जो रेन वाटर होता है उस रेन वाटर के मतलब आने से ही नदियाँ प्रवाहित होती है, और कुछ एक दो जो बड़ी नदियाँ हैं ठीक है उसमें जो है थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। ऐसे सभी नदियों में पानी हमेशा नहीं रहता। तो बहुत सारे जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब बहुत सारे ऐसे जो है विद्वान या फिर साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि क्यों ना हम एक रिवर्स को दूसरे रिवर से अगर लिंक करते जाएं, मतलब पूरे के पूरे देश को अगर इंटरकनेक्ट कर दें तो कितना सुंदर होगा। कि अगर जो नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ वाटर का सरप्लस है, जहाँ कह सकते हैं यूपी, बिहार, कह सकते हैं वेस्ट बंगाल ठीक है, उधर ब्रह्मपुत्र, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की हर साल फ्लड आता है, हर साल फ्लड आता है मॉनसून सीजन में। अब है कि उस कह सकते हैं कि आपदा से भी बचा जा सकता है, और जहां वाटर की डिफिसिट है वहां भी हम कह सकते हैं कि पानी जो है एक कह सकते हैं एप्रोप्रिएट मात्रा में जो है अवेलेबल वहां हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं इसके बारे में जानेंगे, और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं या फिर इसको लेकर क्या क्या चिंताएं व्यक्त की गई है। ठीक है, देखो हर एक कह सकते हैं कोई भी आप प्रोजेक्ट को लॉन्च करो, कोई भी आप काम करने जाते हैं तो देयर वेर द टू सिचुएशन, वन इज बेनिफिट, अनदर इज नेगेटिव इफेक्ट, जिसको कह सकते हैं डिसएडवांटेज। मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। इज दैट क्लियर? सो अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में। मुख्यतः मतलब टॉपिक यही है कंसर्न, क्योंकि देखो कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना हम बिना उस चीज़ को विश्लेषण करके हम उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन करते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना कारगर हो पाएगा, और जो प्रोजेक्ट जितना कारगर सिद्ध होगा तभी हम उस प्रोजेक्ट को जो है मतलब प्रारंभ करते हैं और इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ करते हैं, उसका एक प्रकार से कह सकते हैं उसको इनिशिएट करते हैं। जैसे अभी केन बेटवा इंटर लिंकिंग जो है रिवर प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार के द्वारा उसका फंडिंग अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी में जो बुंदेलखंड का रीजन है पूरे के पूरे वहाँ उन दोनों में। लेकिन उसको एक कंसर्न उसमें जताया जा रहा है कि जो हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है ठीक है उसको लेकर, ठीक है खैर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि पूरे के पूरे यह जो कॉन्सेप्ट है रिवर जोड़ो परियोजना का, इससे संबंधित पहले इसके हम बेनिफिट को देख लेते हैं, क्योंकि बिना बेनिफिट का कोई भी जो जैसे जिसने भी इस कॉन्सेप्ट इस अवधारणा को रखा है उसके भी कुछ तर्क होंगे, मतलब वह भी कुछ बेनिफिट गिनाया होगा। एंड ओवरऑल किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम जब मूल्यांकन करते हैं, जब उसका इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि उसका बेनिफिट अगर अधिक है तो हम उसको जो है अडॉप्ट करने में जो है उसमें सहूलियत होती है और हम अधिक अडॉप्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट के लिए तो पहले बेनिफिट के देखते हैं। मॉनसून डिपेंडेंस रिड्यूस। देखो एक तो आपको मालूम है कि मॉनसून कितना दिन रहता है, मौसम जो होती है बारिश का 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3 महीना ही मान के चलो। ठीक है, जहाँ की मतलब बारिश वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर जैसे
साउथ इंडिया के जितने भी रिवर्स है या वो रिवर्स या सामान्य से मान लो कि वैसा नदी जहाँ की साल भर पानी नहीं रहता। साउथ इंडिया की बहुत सारे, नॉर्थ इंडिया में भी नदी जो है सूख जाते हैं गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो ऐसे भी है कि मतलब बहुत सारे ऐसे रिवर्स जिसमें कि सिर्फ मॉनसून रेन वाटर, मतलब बारिश के महीनों में ही सिर्फ वहाँ पानी रहता है और वहाँ थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर नहीं रहता। अब है कि उसके इर्द गिर्द भी खेती बाड़ी किसानी वगैरह जो भी होता है, इरिगेटेड लैंड वगैरह होते हैं या फिर जो भी मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब किया जाता है, तो बारिश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब है कि अगर कोई भी चीज़ हम एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें तो उसमें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इस डेट क्लियर? तो अब है कि मानसून डिपेंडेंस इससे रिड्यूस होगा। कैसे? अगर हम रिवर को इंटरलिंक करते चले जाएं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जैसे भी मतलब जहाँ भी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह भी है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें इंटरकनेक्ट जहाँ तक भी संभव हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब पूरे के पूरे पॉसिबल ही है, नहीं, मतलब जहाँ कुछ भी संभव हो सके, कैनाल के माध्यम से, मतलब पाइप के माध्यम से, जहाँ तक भी हो सके अगर हम इंटरलिंक करते चले जाएं तो जो हमारी डिपेंडेंसी है मॉनसून के ऊपर वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल तो हम इसे खत्म कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसे रीजन को मतलब डेवलप किया जा सकता है जहां साल भर फसल वगैरह उगाए जा सकते हैं और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। आगे है वाटर थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहेगा, तो पानी की जब उपलब्धता होगी तो सिर्फ उसे कृषि होगा ये जरूरी नहीं है, उसमें फिशिंग हो सकता है, कृषि एलाइड एग्रीकल्चर हो सकता है, नियरेस्ट में कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है ना छोटे बड़े जो है फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी उसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जब साल भर पानी की उपलब्धता होगी तो एक प्रकार से हमें मानसून पर जो निर्भरता रहना होता है, एक प्रकार से निर्भर होना होता है कि मानसून आएगा तभी हम फसल बोएंगे, उस डिपेंडेंसी से हमें छुटकारा मिल सकता है। आगे है इंक्रीज इरिगेशन। हमने इरिगेशन की ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे इरिगेटेड जो एरिया होगा ना, नेट इरिगेटेड एरिया, वह इंक्रीज करेगा। मतलब वैसे मतलब सूखा जगह, वैसे वाटर डिफिसिट एरिया जहाँ पानी की एसेसिबिलिटी नहीं थी और इंटरलिंकिंग कैनाल वगैरह के माध्यम से जब रिवर इंटरलिंक होंगे तो वहाँ जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में वाटर की जो है अवेलेबिलिटी होगी और हमारा जो इरिगेटेड एरिया है वो इंक्रीज होगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा किसानों का, तो कह सकते हैं कि उसकी लाइफ स्टैंडर्ड और लिविंग का स्टैंडर्ड सुधरेगा, ठीक है। तो ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक टू ईच अदर, ठीक है, सिर्फ रिवर को इंटरलिंक नहीं करना। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल जो कह सकते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल वे में अगर सोचें, बहुआयामी तरीके से सोचें तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब आइडियल प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसे। आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र। देखो फ्लड हर साल बिहार में, सोन नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, गंडक नदी उफान पे है, गंगा उफान पे बह रही है, ब्रह्मपुत्र उफान पे, हर साल यूपी बिहार बंगाल में फ्लड आता ही आता है। और वैसा फ्लड नहीं आता कि मतलब फ्लड आ गया चलो ठीक है, हर साल कई जगह ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि गांव के गांव जो है पानी के साथ जो है बह जाता है। उसी प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो पूरा उफान में होती है तो बहुत जो है लैंड मास को काटते हुए कई गांवों को जो है बहाते हुए, तो उसके साथ साथ जो है ना कि लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज और नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है, इस फ्लड के कारण, इस बाढ़ के एक डिजास्टर के रूप में देखा जाता है इसे, ठीक है। तो अब है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सरप्लस वाटर है, भले ही वह मानसून में ही क्यों ना आता हो, उसे किसी दूसरे रिवर में जो वाटर डिफिसिट है, ठीक है, डिकेन रीजन में या फिर जहाँ कोई भी ऐसा रिवर से उसे लिंक करते करते अगर हम उस सरप्लस वाटर को कहीं दूसरी तरफ मोड़ कर हम ले जाएं तो उसकी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि वाइजफुल हम यूज कर सकते हैं, मतलब बुद्धिमत्ता के साथ उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साउदर्न इंडिया में बारिश नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन कम होती है, ठीक है, तो अगर हम ब्रह्मपुत्र का तो खैर नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जो गंगा वाटर है, ठीक है, उसे हम क्या मोड़ सकते हैं इधर जहाँ वाटर डिफिसिट है, मतलब एक प्रकार से कल्पना की जा सकती है, मतलब इधर फिर हमारा इंडस
का पूरा जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, अभी मतलब बात चल रही है कि दिल्ली हरियाणा के बीच में भी, तो खैर वो सब हम लोग कभी जिक्र करेंगे। तो सभी को मालूम है कि फ्लड से कितना हैवॉक होता है। तो अगर हम इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को हम जोड़ते हैं और ये अगर कामयाब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट को फायदा ही नहीं होगा जहां की डिफिसिट है, बल्कि वो लोग को भी बेनिफिट होगा जहां की फ्लड आता है हर एक साल। वो लोग की भी संपत्ति, जान माल की भी नुकसान होने से बचा जा सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ फिशिंग, अब जहां वाटर की मतलब अब जैसे वाटर कह सकते हैं ना कि डाइवर्ट कैसे किया जाता है, डैम वगैरह बना के। तो डैम वगैरह बनने से जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा तालाब बन जाता होगा, मतलब तालाब छोटे आयाम की मैं बात कर रहा हूँ। और जब डैम बनता है तो एक बड़ा उसका स्वरूप होता है, लेकिन उसे हम मतलब तालाब के रूप में समझ सकते हैं। तो हम पानी जैसे अब एक छोटा सा छत पे टैंक होता है, तो वो भी एक मिनी तालाब है, उसमें अगर 2-4-10 मछलियाँ रख दिया जाए तो ठीक है। उसी प्रकार जो है वहाँ फिशिंग किया जा सकता है उस डैम में, ठीक है। और आगे है जैसे साउथ इंडिया की हमने बात किया कि वहाँ बहुत सारे जो है रिवर में वाटर देखते हो हमें कैसा कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट होते रहता है तमिलनाडु में और उधर कह सकते हैं कि कर्नाटक में। तो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ इंप्रूव होगा, सभी को मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वहाँ का जो एरिया है एरिया होगा, वहाँ अदर एग्रीकल्चर एलाइट एक्टिविटीज़ जो है पनपेगा, ठीक है। छोटे बड़े जो है फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ इंक्रीज होगा, फिशिंग होगा, और जो है कह सकते हैं ना कि वाटर एलाइट जो सेक्टर है जिसमें कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उन तमाम ऐसे सेक्टर्स वहाँ जो है डेवलप्ड होंगे। तो जिससे क्या है कि इनकम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि लाइवलीहुड सुधरेगा तो ओवरऑल उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। आगे है डैम का जिक्र हमने कर लिया। डैम सिर्फ और सिर्फ ये तो मछली पालन वगैरह मतलब ये सब तो मैं उदाहरण के मतलब एक छोटे मोटी चीज़ के लिए बता रहा हूँ। असली पर्पज जो होता है इसका बेनिफिट पानी को तो स्टोर करता है, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन इससे होता है। और भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा कह सकते हैं ना उसका जो लक्ष्य है, टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 2070 तक 2070 तक हम नेट न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कार्बन न्यूट्रल। एक प्रकार से हमारा कार्बन जो इमिशन है वो एक प्रकार से न्यूट्रल में हो जाएगा कि जितना हम इमिट करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो उसको और उस लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे अधिक से अधिक फोकस करें, ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे। तो उसमें डैम बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है, इसमें बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है। आगे लेकिन अब हम बात करते हैं कंसर्न की, चिंताएं की। भाई ये तो हमने बेनिफिट गिनवा दिया, मैंने पहले ही बोल दिया कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। इज दैट क्लियर? तो यही चीज़ है कंसर्न के बारे में, चिंताएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है। सबसे पहला है कि इफेक्ट लैंड फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो जहाँ डैम वगैरह बनता है, ठीक है, आप लोगों ने अगर डैम आपके एरिया के आसपास छोटे या बड़े बड़े डैम होंगे, आपने कभी डैम घूमने गए होंगे, वो तो बहुत लोग तो जाते हैं घूमने, जिसके इर्द गिर्द होता है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है या फिर जो लोग रहते हैं, या छोटे छोटे ही डैम होते हैं ना जो कैनाल, वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं मतलब नहाने या फिर मतलब घूमने वगैरह, स्विमिंग करने, ठीक है। तो उस एरिया को देखोगे जहाँ डैम वगैरह बनता है, पूरे के पूरे जितना उसका एरिया होता है ना कवर, वो डूब जाता है पानी के अंदर, क्योंकि पानी स्टोर रहता है। और अगर लार्ज स्केल पर जब इंटरलिंकिंग होगी रिवर की, तो वहाँ छोटे मोटे डैम नहीं बनाए जाएंगे, वहाँ बड़े डैम का निर्माण होगा, लार्ज स्केल पे कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ की जो जितनी भी भूमि रहेगी, ठीक है, और साथ साथ जो फॉरेस्ट एरिया रहेगा, वहाँ से संबंधित बायोडाइवर्सिटी रहेंगे, उस सब पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। कई एक गाँव जो है उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है बहुत सारे देखते हो जब डैम वगैरह का निर्माण होता है तो बहुत सारे जो है आंदोलन वगैरह होने लगते हैं, क्योंकि उस वहाँ रह रहे लोग, वहाँ रह रहे ग्राम के लोग, मतलब वो गांव के वासी जो है आंदोलन करते हैं। फिर सरकार जो है रिहेबिलिटेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो आगे है इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, और ये साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि हमने बात किया फ्लड का, तो फ्लड एक मॉनसून सीजन में आता है, जो समर सीजन है उसमें फ्लड नहीं आता। अगर समर सीजन में वैसी रिवर, जैसे मॉनसून सीजन में देखते हो उत्तराखंड की बहुत सारी नदियां जो है वो पूरा का पूरा उफान में रहती है बारिश के मौसम में, लेकिन समर सीजन में उतना वाटर वहाँ नहीं होता। तो इन दैट केस द समर सीजन में जब वाटर की अधिक नेसेसिटी होगी,
ईच एंड एवरी स्टेट को, उस वक्त क्या होगा? तो ये कंसर्न जताए जा सकते हैं कि चलो भाई अभी तो सरप्लस है तो चलो ले जाओ, लेकिन जब डिफिसिट होगा तो ये सारी चीजें है ना, बाद में भविष्य में ये कॉन्फ्लिक्ट एराइज करेगा। आगे है रेनफॉल पैटर्न। और एक चीज देखो कि जहाँ का जो वातावरण है उस अनुसार से पूरी की पूरी उसकी हाइड्रो साइकिल या फिर कह सकते हैं क्लाइमेट, पूरे के पूरे वातावरण जो है ना, एक पार्टिकुलर देखते हो आप भारत को ही देख लो तो यहाँ क्लाइमेट और टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो क्यों वेरिएशन होता है? उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उसको इफेक्ट करते हैं। उसकी जो सी से कह सकते हैं कि सी लेवल होता है या फिर सी से वो कितना दूर है, ये सब तमाम चीज़ें जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर वहाँ जहाँ कभी फॉरेस्ट था या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं अलग किस्म का बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ था, और अगर वहाँ वाटर से उसे सबमर्ज कर दिया जाता है और वहाँ से वाटर कह सकते हैं दूसरी जगह मतलब भेज दिया जाता है, तो वहाँ की जो मतलब रीजनल जो कह सकते हैं एक प्रकार से रेनफॉल का जो पैटर्न था उसमें बदलाव आते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर आता कहाँ से, मतलब बारिश की बूंदें कहाँ से गिरती है? हमारे मतलब ज़मीन से ही वाटर जो है वेपर बन के ऊपर जाती है। एक होता है ना कि वो पूरी की पूरी साइकिल होता है, इस ज्योग्राफी में पढ़ने का चीज़ है, ठीक है। तो उसमें होता है कि जहाँ से वाटर ऊपर उठा फिर वही नीचे आता है, इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक जो है वृक्ष को हमें रोपना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय लोकल इकोसिस्टम, मैंने पहले ही बताया कि लैंड को इफेक्ट करेगा, फॉरेस्ट इफेक्ट होगा, और जहाँ फॉरेस्ट इफेक्ट होता है तो फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु भी उससे प्रभावित होते हैं। जैसे केन बेटवा इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है उससे संबंधित कहा जा रहा है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको लेकर जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि उस पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% एरिया जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो जो लोकल इकोसिस्टम है वो जो है इस पर कह सकते हैं निगेटिवली इफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ से वाटर गुजरेगी वहाँ के इकोसिस्टम को ये बना देगी, क्योंकि वहाँ वाटर होगा तो नए प्लांट मतलब नए ट्री वगैरह वहाँ प्लांट किए जा सकते हैं, और जब ना वाटर की एसेसिबिलिटी होगी तो हाँ हर जगह हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो एडवांटेज हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। आप ऐसा मतलब नो लंच इज फ्री, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलता, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग फॉर इट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। इज दैट क्लियर? आगे है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की वेरिएबिलिटी भी होती है। अब जैसे देखो कई साल जो है कि चलो मानसून अच्छा रहा तो बारिश अच्छी हुई, कई साल है कि मानसून खराब होती है। दूसरी बात कि जो रेन पैटर्न होता है या क्लाइमेट चेंज के कारण इस जो कह सकते हैं ना कि इसमें बहुत बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था कि एक लंबे अरसे तक थोड़ी थोड़ी करके बूंदे या फिर बारिश होती थी। अब जो है एक साथ ही कुछ ही घंटों में बहुत अधिक बारिश हो जाती है। तो फ्लड, जो अर्बन फ्लड वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उसका यही कारण। तो यही चीज़ें जो हमारा रेनफॉल है उसकी भी बहुत वेरिएबिलिटी है। कभी कभी हम देखते हैं कि मानसून अच्छा रहा तो भरपूर बारिश हुई, जम के बारिश हुई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, लोग त्रस्त हैं, और कभी कभी 2-2 साल तक बारिश नहीं होती। तो उस समय अगर हम इतने लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट और पूरे के पूरे भारत के रिवर को इंटरलिंक कर देंगे और अगर बारिश ना हुई तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक उस प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है नेग्लिजिबल के एकदम ना के बराबर यूटिलेस हो जाएगा, ठीक है। आगे है शॉर्ट पीरियड फ्लड। दूसरी बात है फ्लड वगैरह जो आती है या वाटर की जो सरप्लस होता है वो कुछ ही महीनों के लिए होता है, 2-3 महीनों के लिए, और बाकी 8-10 महीना आप क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें सोचने वाली है। आगे वेरी एक्सपेंसिव। ये बात तो भाई 100% सही है। एक्सपेंस कहाँ से आता है इतना? फंड वगैरह की एसेसिबिलिटी और कह सकते हैं अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। भारत अभी भी डेवलपिंग नेशन है, तो पूरे के पूरे देश में तो ये नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कई एक डैम का निर्माण किया, तो अभी देखो केन बेटवा प्रोजेक्ट हम लोग एक बार इनिशिएट करके देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। आने वाले जब हम 5 या 10 सालों में इसका जब मूल्यांकन करेंगे, इसका जब विश्लेषण करेंगे, तब हम जान पाएंगे क्या इंटर रिवर वाटर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है या कितना कारगर होगा और कितना इसका महत्व होगा। तो एक प्रकार से यह प्रोजेक्ट बहुत ही कह सकते हैं ना कि कैपिटल इंटेंसिव है और इसमें बहुत अधिक फंड की आवश्यकता होती है। फंड सिर्फ एक चीज़ में नहीं लगता कि आपको कैनाल बनाना है, डैम बनाना, नहीं। इसके साथ साथ देखो
जो पीपल वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, मतलब कई एक गांव के गांव डूब जाते हैं, कई एक ट्राइबल एरिया रहता है वो डूब जाता है, मतलब जो आसपास वो नदी के किनारे रह रहे हैं वहाँ अगर डैम बना दिया जाए तो उस एरिया के लोग तो डूबेंगे ही, मतलब वो पूरे के पूरे गांव डूब जाता है। तो अब उसे डिस्प्लेस करने के लिए उसे नई गांव दी जाती है, नई ज़मीनें दी जाती हैं, उसे मुआवजा दिया जाता है, उसके जो ज़मीन लिए जाते हैं उसके पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब के लिए फंड की आवश्यकता होती है। आगे है रिहैबिलिटेशन। तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसे कहीं गाँव दिया जाता है, मकान दिया जाता है। भाई वो भी तो आपके देश के ही नागरिक है ना। आखिर आप यह जो व्यवस्था कर रहे हैं पूरे के पूरे इंटरलिंक कर रहे हैं किसके लिए? ताकि देश के नागरिकों को जहाँ डिफिसिट है वहाँ वाटर पहुँच सके। तो ये भी देश के नागरिक हैं, इन्हें आप अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इन्हें भी इनके जीवन यापन जीने के लिए और संसाधन की आवश्यकता को जो है आपको पूर्ति करना होगा, साथ साथ रहने के लिए आवास की व्यवस्था करनी होगी, इनका लाइवलीहुड जो है सस्टेन हो सके इसके लिए जो आपको जो है समुचित जो है व्यवस्था करना होगा। ठीक है, तो ये सब सारी जो है ना कंसर्न है, चिंताएं। आगे है कंक्लूजन, हम देखते हैं निष्कर्ष। कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। सबसे बड़ी चीज है ना कि वाटर को हम लोग ना लाइटली ले लेते हैं, जबकि मालूम है कि हमारे स्वच्छ पीने योग्य पानी बहुत कम है, और जो वो जितने सी वाटर है उसे हम कह सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज नहीं करते। तो एक प्रकार से वाटर को हम ना एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के तौर पर देखना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले जब युद्ध होगा, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। तो एक प्रकार से जो है ना हम पानी को उतना मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम पानी को वेस्ट करते हैं, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से या फिर हम रेन वाटर को कंजर्व नहीं करते, ठीक है, या फिर किसी भी माध्यम से। तो हमें पानी का इंपॉर्टेंस समझना होगा, इसे हम एज ए स्ट्रैटेजिक के तौर पे कहीं भी अगर हम इंटरलिंक कर रहे हों या वाटर का जो है जहाँ सरप्लस है अगर डिफिसिट में पहुँचाना है तो एक एप्रोप्रिएट मात्रा में हमें कह सकते हैं ना कि उस प्रोजेक्ट को, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बना दिए और फिर जो है पूरे के पूरे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, फंड लगा दिया और फिर हम उसका सही रूप से जो है उसका जो कह सकते हैं क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फंड वेस्टेज जा सकता है। तो इसे एक इम्पॉर्टेंस को मानते हुए कोई भी प्रोग्राम को एक अच्छे से एनालिसिस और विश्लेषण करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो अदर कंट्रीज़ में जैसे चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का, उससे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, आगे है वाटर कंजर्वेशन, और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि वाटर का संरक्षण करना चाहिए, पानी का, जल का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में देखते हो, चेन्नई वगैरह में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी बनाया गया है क्योंकि वो वाटर डिफिसिट स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पानी का अधिक से अधिक बचाव करना चाहिए। ठीक है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है वो पूरे के पूरे हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे है रिसाइकल, जहाँ तक हो सके हम रिसाइकल, जैसे इंडस्ट्री वगैरह का जितना पानी जो बर्बाद हो जाता है उसे रिसाइकल करके यूज करें। फिर एफॉरेस्टेशन ज़रूरी है, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं ताकि जो पूरा का पूरा वातावरण हरा हो, और वातावरण जब हरा होगा तो फिर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता अधिक होगी। आगे है वाटर मैनेजमेंट, जो हमारे पास पानी की जितनी भी अवेलेबल है, हर एक स्टेट की मैं बात करता हूँ, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी वाटर की उपलब्धता है उसे हम अच्छे से मैनेज करना सीखें। ठीक है, आगे है ड्रिप इरिगेशन, जो इरिगेशन वगैरह में सबसे अधिक पानी जो है खेती बाड़ी में ही यूज होता है। तो जो इरिगेशन पर्पस के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं वो हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करें ताकि पानी की कम खपत हो और उपज भी अधिक हो। आगे एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो इशू है यह जो है इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है एड्रेस कर सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है गर्मी अधिक बढ़ रही है, पानी की कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी जो मानसून की होती है वो अधिक हो जाती है, देखिए साइक्लोन वगैरह अधिक आता है, तापमान इंक्रीज हो रहा है। तो इसको डील करने के लिए बड़ा सुंदर ये कह सकते हैं एक प्रकार से यह प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग कह सकते हैं रिवर का। और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के बारे में या इसके बारे में लोग किस प्रकार से, या फिर सरकारें जो अभी तो एक प्रोजेक्ट में केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में अभी ये तो कह सकते हैं इसकी फंडिंग दी गई है, अब इसमें काम शुरू होंगे। जब ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाएगा इसके बाद इसके क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या इफेक्ट होता है और कितना बेनिफिट होता है, इसको एनालिसिस करने के बाद जो है भारत सरकार शायद भविष्य में कोई अन्य प्रोजेक्ट के बारे में और
जो है उसका भी कह सकते हैं कि इनिशिएशन ले, उसे भी शुरुआत करें। स्टार्ट क्लियर? तो अब मैं अब इसे यहीं समअप करता हूँ। And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.